हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजी ब्रेन डेस्टिनेशन लबासना। आज की डेट है 18 दिसंबर। टाइम हो रहा है इवनिंग 6 PM। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सीरीज़ हमारी एनसीईआरटी कवर करने के रिगार्डिंग है। तो इसका जो पहला एपिसोड हमने अपलोड किया था उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही कवर किया था। बाकी जो हमारा लेक्चर्स है वो बिकॉज हमारा ऑडियो माइक्रोफोन ऑफ था तो उससे हमारा रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और ऑडियो नहीं था, इसलिए इस सारी रिकॉर्डिंग डिले हो गई है। और वो जो सेकंड फर्स्ट वीडियो था बिकॉज ऑफ सम ग्लिच वो एंड हो गया था मिडिल में। तो फिर से रिज्यूम करते हैं कि हम क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और इस क्लास 6 के एनसीईआरटी में हमने चैप्टर 1 और 2 कवर किए थे। इसके आगे बात करते हैं। तो जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो एंड किया था उस पर उसके आगे स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात हो रही थी। तो जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल जो रेंज है वो 68 डिग्री अराउंड समथिंग टू 97 अराउंड समथिंग है। तो ये जो रेंज है ये काफ़ी बड़ा है। तो इसमें हम मानते हैं कि इतनी बड़ी कंट्री को कवर करने के लिए मिडिल से 82.5 ईस्ट से एक लाइन जाती है जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इससे हम कंसिडर करते हैं कि पूरी इंडिया की टाइमिंग इसी से मेजर होगी। बहुत सारी कंट्रीज़ के अलग अलग वास्टनेस है तो उसके हिसाब से मल्टीपल टाइम जोन्स हैं। तो जैसे इंडिया एक यूज़ करती है और बाकी कंट्रीज़ मल्टीपल यूज़ करती हैं। तो एक उसकी चार्ट है, उस पर हम बाद में बात करते हैं, उसको हम अपलोड कर देंगे। यहाँ पे मेंशन है कि इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ग्रीनविच के ईस्ट में है। ये अगर अर्थ की बात है तो यहाँ पे आपको ग्रीनविच है, इंडिया यहाँ पे आता है। तो ग्रीनविच ऑफ ईस्ट साइड पे 82 डिग्री 30 मिनट्स पे है, 5 आवर 30 मिनट्स लगता है, अहेड ऑफ GMT है। ये क्या बात उन्होंने बोली कि इस बारे में एक जानकारी के ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अर्थ को 24 आवर, एक मिनट या तो हम्म, तो जो अर्थ है, अर्थ में यहाँ पे पूरा रोटेशन करने के लिए आपको 24 आवर में वो क्या करती है, 360 डिग्री रोटेट करती है। ठीक है, तो 1 आवर में अराउंड 15 डिग्री वो घूमेगी। यहाँ पे बात ये हो रही है। तो 1 आवर में 15 डिग्री घूमेगी। हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन में, अर्थ यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे है, तो यहाँ पे 82 डिग्री एंड हाफ जो है ईस्ट, आपका ईस्ट साइड पे यहाँ पे यहाँ पड़ता है। हाफ मतलब 30 मिनट्स। तो 82.5 जो है वो इतनी दूर है। यहाँ पे 24 घंटे में 360 डिग्री जाता है, 1 घंटे 15 मिनट। तो 15 इंटू 5 करोगे 75 डिग्री आएगा और हाफ करके 7.5 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर आएगा 82 डिग्री एंड हाफ, दैट इज़ 30 मिनट्स। तो यही यहाँ पे एक बात बोली गई है। और 82.5 डिग्री 5 आवर 30 मिनट्स अहेड है GMT के। सम कंट्रीज हैव ग्रेटर लॉन्ग ड्यूरेशन, कुछ में काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंट है, इसलिए उनके मल्टीपल टाइम जोन से ये भी बात बोली गई। और इन्होंने बोल रखा है कि अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, 24 आवर टाइम जोन्स में, 1 आवर ईच का। तो 360 डिग्री कवर करने के लिए, और हर जोन 15 डिग्री कवर करता है, जो कि यहाँ पे हमने दिखाया आपको। तो चैप्टर 2 था और चैप्टर 3 पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारा कचरा तो इसके अंदर हमने रिमूव कर दिया है। स्मॉल स्मॉल बातें हैं, क्योंकि जैसे आप क्लास 6 से क्लास 12 की तरफ जाएंगे तो कंटेंट बहुत ही वास्ट और ह्यूज होता चला जाएगा। तो हम हर एक कंटेंट को ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन कर नहीं सकते। और क्योंकि अगर आप मान के चलिए रोटेशन रिवॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेन करेंगे तो जो मेन हमारी सीरीज चल रही है वहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको अच्छे से मेंशन किया गया है। एनसीईआरटी का मेन पर्पस ये है कि एनसीईआरटी में जो भी कंटेंट दे रखा है उसको आप जान सकें और उससे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। उससे ज़्यादा डीप के लिए एक प्रॉपर सीरीज तो चल ही रही है। बात है चैप्टर 3 की, इमोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में बात की गई है। इसमें आपको ऐसे जो नो द अर्थ हैज़ 2 टाइप ऑफ मोशन। अर्थ के 2 मोशंस होते हैं, एक रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है। रोटेशन मतलब कि अपनी दूरी पे घूमना, रिवॉल्यूशन मतलब किसी के अराउंड घूमना। ये बात दे रखी है, रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पे से घूमती है। और मूवमेंट अराउंड द अर्थ पे इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। सबको पता है कि जो सन है वो जो अर्थ है वो अर्थ के अराउंड घूमती है। एक्सिस जो अर्थ की है वो इमेजिनरी लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है और वो 6.5 डिग्री बनाती है ऑर्बिटल प्लेन से। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, आपका जो अर्थ है ये यहाँ पे सन है और सन यहाँ पे अर्थ घूम रहा है। तो ये जो प्लेन है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन, जिस पे ऑर्बिट करती है। वो 20 ऐसे काटेगा उसको। ये टोटल 90 डिग्री है। यहाँ पे टिल्टिंग 23.5 डिग्री की है। तो जो 90 से माइनस करोगे तो 66.5 ही बचेगा। वही बात है कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 62.5 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन। प्लेन्स फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, सन से उसको लाइट मिलती है ड्यू टू द सर्कल शेप के चक्कर में, जो उसका हाफ को ही लाइट मिलती है एक टाइम पे। और जो जो साइड उसका सन को फेस कर, जैसे एग्जाम्पल आप बॉल मान लीजिए, टॉर्च यहाँ जला लीजिए तो आप आधे पे ही लाइट मिलेगी। तो जिसको लाइट मिलती है एक साइड पे, वहाँ पे यहाँ पे दिन होता है, जहाँ नहीं मिलती है रात होता है। बीच में जो लाइन होती है इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। सर्किल कॉन्साइड नहीं करता है एक्सिस से, यहाँ पे टिल्टिंग है। अर्थ को 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन को अपने एक्सिस पे पूरे करने के। आप पढ़ चुके हो जब जानते हो। पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे, पीरियड ऑफ रोटेशन को अर्थ डे बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि अर्थ डे इज ऑल्सो नोन एज अ पीरियड ऑफ रोटेशन, यस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है। इस फोटो बारे में जान लेते हैं। देखिए अर्थ दे रखी है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल है। यहाँ दे रखा है द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींच रखी है। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर रखी है। नॉर्थ पोल साउथ पोल है, 23.5 डिग्री यहाँ पे है, 66.5 डिग्री यहाँ पे।
ये फ़ोटो बहुत ही काम आने वाली है बाद में भी, जब आप मौसम, सीज़न, एवरीथिंग पढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये बोलता है कि इफ द अर्थ डज नॉट रोटेट, डिड नॉट रोटेट, अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही तो क्या होता? कुछ नहीं होता। एक साइड बहुत ही गर्म रहता है, एक साइड बहुत ही ठंडा रहता। दिन रात नहीं होते तो लाइफ एग्जिस्ट करने में प्रॉब्लम होती, एक्सट्रीमिटीज होती टेम्परेचर की। वही बात यहाँ बोल रखी है कि पोर्शन फेसिंग द सन विल ऑलवेज हैव एक्सपीरियंस डे ब्रिंगिंग आउट द कंटिन्यूस वार्म, लगातार हीट होती रहती है, और दूसरा हाफ को हमेशा डार्कनेस में रहता है, अननेसेसरी फ्रीजिंग होती। लाइफ कंडीशन पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि लाइफ कंडीशन पॉसिबल होने के लिए 5 to 35 डिग्री टेम्परेचर के जो रेंज होता है, जब का डायरेनल रेंज भी चाहिए होता है दिन और रात का, वो भी कि कितना डिग्री वेरी कर रहा है। तो एक्सट्रीमिटीज़ पे जाएगा। अगर दिन टेम्परेचर 100 डिग्री जा रहा है और रात में सर्दी -50 डिग्री हो रही है, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, प्रॉब्लम करेगी वहाँ पे, ठीक है। इससे पहले की फंगस ही जिंदा रह पाएंगे, इंसान तो नहीं पैदा पाएगा। एंशियंट एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने बोला था कि द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो अगर अचीवमेंट आ जाए, आर्यभट्ट ने कुछ बोला था क्या ऐसा? हाँ, आर्यभट्ट ने बहुत सारी बातें बोली थी। आप सारे बुक्स पढ़ने नहीं बैठे हो, ना ही क्या क्या बोला कि हर चीज़ जो भी एनसीईआरटी में मिल रहा है आपको वो नोट डाउन करते रहिए कि आर्यभट्ट ने बोला था कि अर्थ एक राउंड है, ठीक है, रोटेट एक्सिस पे होती है, खत्म बात। आगे बात करते हैं। सेकंड मोशन जो अर्थ का है उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में अर्थ को 365 डेज एंड हाफ डे एक्स्ट्रा, 1/4 डे एक्स्ट्रा लगता है। 1/4 डे जब एडअप करते हो, 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 4 बार, तब बनता है एक दिन। यही एक दिन इसमें ऐड हो जाता है, ये बन जाता है 356 डे, जो 365 डेज, और यही बन जाता है लीप ईयर। तो लीप ईयर का जो एक्स्ट्रा दिन एक आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है आपके 1/4 डे से, और ये आके फरवरी में ऐड कर देते हैं। यही होता है, इसके बारे में ही इतना ही यहाँ पे। ये एक फोटो दे रखी है यहाँ पे, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजन। याद रखिए रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ सीजन साथ में क्यों दे रखा है? रिवॉल्यूशन होता है, ये आता है, सीजन लाता है, ठीक है। फोटो का सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पे एक अर्थ है, स्टार्ट करते हैं दिसंबर, जब भी टाइम हो रहा है दिसंबर के टाइम में, विंटर सोल्स्टिस। ये अर्थ है, टिल्टेड है, तो यहाँ पे जो सन की रेस पड़ रही हैं, यहाँ पे नॉर्थ में अभी ऑब्वियसली रोशनी, यहाँ पे हीट कम आ रही है, तो यहाँ पे विंटर्स हैं, नीचे हीट ज़्यादा जा रही है, तो यहाँ पे समर चल रही है। विंटर चला नॉर्थ में, समर चल रहा है साउथ में। यहाँ पे 3 महीने बाद आएगा मार्च में बनेगा नॉर्थ में स्प्रिंग, साउथ में ऑटम। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में इक्वल लाइट पड़ेगी, यहाँ पे इक्विनॉक्स हो जाएगा। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। फिर से 3 महीने बाद आएगा जून में क्या होगा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में सन आ जाएगा, हीट ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे समर आ जाएगा नॉर्थ में, साउथ में विंटर आ जाएगा, उसके 3 महीने बाद बन जाएगा ऑटम। बस ये साइकिल याद रखिए कि स्प्रिंग पर नॉर्थ में समर सोल्स्टिस आता है, फिर आपका ऑटम आता है, फिर आपका विंटर में आपका नॉर्थ में विंटर्स आते हैं। आगे बात ये है कि ईयर विद 366 डेज, उसको लीप ईयर बोलते हैं, आपको पता है। अर्थ गोइंग अराउंड द सन इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट हमारी सर्कुलर नहीं है, अर्थ की इलेप्टिकल ऑर्बिट है। रिवॉल्यूशन का पर्पस ये होता है कि अगर कोई एक बॉडी दूसरे के अराउंड एक सर्किल में या एक इलेप्टिकल में रिवॉल्व करती है अराउंड सर्किल, वो आपको रिवॉल्यूशन बोलते हैं उसको। एक ईयर इज़ यूजली डिवाइड इनटू समर, एक साल को हम समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम में डिवाइड करते हैं, ये आपने मेंशन कर रखा है ऊपर। सीजन चेंज करते हैं क्योंकि अर्थ की जो पोजीशन होती है सन के हिसाब से चेंज होती है, यही बात बोल रखी है। आगे बात करते हैं कि यू विल सी दैट 21 जून में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, टिल्ट होता है सन की तरफ, रे ज़्यादा फॉल करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यहाँ पे ज़्यादा हीट आती है। एरिया पोल्स के पास उनको लेस हीट मिलती है, क्योंकि यहाँ पे स्लैंटिंग रे जाती है। नॉर्थ पोल इंक्लाइंड रहता है सन की तरफ। प्लेसेस बियॉन्ड आर्कटिक सर्किल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट ऑफ अबाउट 6 मंथ। क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है, देखिए, कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे टिल्टिंग है 23 डिग्री की, 23.5 डिग्री की, ये ऑप्टल प्लेन है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपका इक्वेटर है, यहाँ पे आपका पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ करेक्शन है कैंसर, यहाँ पे पड़ता है आपका आर्कटिक सर्किल। तो इन्होंने बोला है कि आर्कटिक सर्किल के बियॉन्ड पोल तक, उसके पोल पे अगर बात की जाए तो ये पोल है, ये आर्कटिक सर्किल है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है। तो आर्कटिक सर्कल से पोल तक यहाँ पे जो लाइट है, यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लेसेस बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ, क्योंकि 6 महीने तक ये पूरा जोन पे धूप पड़ती रहती है। यहाँ पे आप देख लीजिए, 6 महीने तक, मतलब कि यहाँ से इधर से चालू होकर यहाँ तक, यहाँ पूरा देखिए, यहाँ पे साउथ में पड़ रहा है, इसके पीछे आएंगे यहाँ पे पूरा नॉर्थ में पड़ रहा है। तो 6 महीने का जो रेन रहता है यहाँ पे कंटिन्यूस डे लाइट रहती है, और वैसे ही कंटिन्यूसली साउथ साइड में नाइट रहती है। ये एक एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा 6 मंथ नाइट और 6 मंथ डे का जो कॉन्सेप्ट वहीं से आता है। उसके बाद समर इन रीजन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर लॉन्गेस्ट डे होता है, ज़्यादा रोशनी है, लॉन्गेस्ट डे है, शॉर्टेस्ट नाइट है, ठीक है। 21 जून के बारे में बात हो रही है। इस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में कंडीशन एकदम रिवर्स होंगी, विंटर सीजन होगा, रातें छोटी होंगी, पोजीशन अर्थ को बोलते हैं समर सोल्स्टिस। समर रह रहा है नॉर्थ में, सोल्स्टिस बोल रहा है उसको। 22 सितंबर में, करेक्शन 22 दिसंबर में सेम बातें हो रही हैं साउथ में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को डायरेक्ट रे मिल रही है, सदर्न पोल, तुम्हारा सदर्न जो पोल आपका टिल्ट है,
सन के साइड पे सन रे फॉल कर रही हैं ड्रॉबे ऑफ कैप्रिकॉन पे। उसके बाद जो लार्जर पोर्शन है सदर्न हेमिस्फेयर का, उसको लाइट मिल रही है, तो वहाँ पे समर है। हेमिस्फेयर पे ज़्यादा बड़े दिन है, सदर्न हेमिस्फेयर में शॉर्टर रहते हैं, रिवर्स हैपन हो रहा है नॉर्थ में, उसको विंटर सोल्स्टिस बोल रहा है। घूम फिर के एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको रिवर्स में ही बोला जा रहा है। 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वल दिनों इक्वल रात होती है, क्योंकि जो रे होती हैं वो इक्वेटर पे पड़ती हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ पे इक्वेटर पड़ रही है, तो यहाँ जो पूरा जोन है ये पूरा दिन और पूरा रात का इक्वल बन रहा है, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। 26 सितंबर में क्या होता है, ऑटम सीज़न होता है नॉर्थ में, स्प्रिंग होता है साउथ में। अपोजिट केस 21 मार्च में, सेम चीज़ इसी पिक्चर को मल्टीपल टाइम उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसके बारे में आगे क्या रखा है कि व्हेन स्प्रिंग इन नॉर्थ, ऑटम साउथ में होता है। डेज एंड नाइट एंड चेंज इन सीजन बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली वर्ड जहाँ पे है काफ़ी आपको ध्यान रखना है। इनका कहना है कि जब दिन और रातें जो होती हैं उसका रीज़न है रोटेशन, और जो चेंजेस ऑफ सीज़न है वो उसका रीज़न है रिवॉल्यूशन। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। और नीचे एक्सरसाइज रखी है, हमने इसको रिमूव इसलिए नहीं किया क्योंकि आप इसके भले आप आंसर तो फॉलोइंग ना करें, लेकिन एटलीस्ट आप MCQ यहाँ से कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक रिवीजन हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैप्स। तो मैप्स के बारे में इन्होंने बोल रखा है कि मैप का देखिए मेन बात यह है कि मैप के बारे में मैप होता है, आपने बचपन से देखा हुआ है कि मैप मतलब क्या है, कोई भी चीज़ को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक फ्लैट सरफेस पे। मैप एक रिप्रेजेंटेशन है या ड्राइंग है अर्थ के सरफेस पे। हम बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, अर्थ के बारे में बातें करेंगे, अर्थ सरफेस की या उसके पार्ट की, एक फ्लैट सरफेस पे उसको स्केल के हिसाब से। स्केलिंग इसलिए क्योंकि आप मान के चलिए कॉन्टिनेंट को आप एक मैप पे दिखा रहे हो, तो मैप बहुत छोटा है, कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा, तो स्केलिंग बहुत ज़रूरी है। स्केलिंग मतलब कि उसके बड़े को छोटा करना, छोटे को बड़ा कर देना। कि मान लीजिए एक पहाड़ है, पहाड़ को आपने बोलिए इतना बड़ा पहाड़ है, पहाड़ इतना बड़ा थोड़ा ना है, पहाड़ बहुत बड़ा, लेकिन आपने स्केल डाउन कर दिया उसको। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन द राउंड शेप कम्प्लीटली। किसी भी राउंड शेप को आप फ्लैट प्रॉपरली नहीं कर सकते। एग्जाम्पल अर्थ है, उसको प्रॉपरली फ्लैट आप नहीं दिखा सकते, उसमें इंटरकेसेस हैं और कई सारे करेक्शन के इशूज़ आते हैं। इसलिए जो हम मोस्ट एक्यूरेट या फिर मोस्टली एक्सेप्टेड या फिर कह सकते हो कि मोस्टली पब्लिश जो मैप होता है वो हम पढ़ते हैं। मल्टीपल इसके टाइप्स ऑफ मैप्स हैं, जैसे फिजिकल मैप बोलते हैं। फिजिकल मतलब उसका रिलीफ, जैसे कि पॉलिटिकल मतलब कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ठीक है। तो फिजिकल रिलीफ में आप पढ़ते हो माउंटेन, पहाड़, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशन, ठीक है, तो इसमें ये सब पढ़ते हो। रिलीफ मैप इसलिए बोलते हैं, रिलीफ मतलब वो आराम वाला रिलीफ नहीं है, रिलीफ है आपका कि आप अर्थ की जो उसका बनावट है वो कैसी है, आपका पहाड़ यहाँ पे आ गया, रिवर है, ओशन है, ये सब चीज़ें रिलीफ में आती हैं। सेकंड टॉपिक है आपका मैप, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि आपके सिटीज़, टाउन, विलेजेस आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स, उनके वर्ल्ड, उन सबकी बाउंड्रीज़ को पढ़ते हैं पॉलिटिकल मैप में। और आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप होता है थीम बेस। अगर आपको पढ़ना है किसी गांव के बारे में तो आप गांव की थीम पढ़ लीजिए। अगर आपको पढ़ना है विलेज के बारे में, जो कि गांव जिसको बोलते हैं, अगर आप पढ़ना है रोड के बारे में, आपको इंडस्ट्रीज़ के बारे में, वो सब चीज़ें आपका थीमेटिक मैप में आता है। शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्री, जो भी आप थीम पढ़ना चाह रहे हो उसके बारे में। अगर मैप के कंपोनेंट के बारे में बात की जाए, 3 कंपोनेंट होते हैं। अगर आप पैसे बोलता है कंपोनेंट उसके 10 होते हैं, तो आप नहीं ढूंढ पाओगे 10 कंपोनेंट होते हैं। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको याद रहेगा कि 3 कंपोनेंट होते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको प्रूफ करना है कि आपने सही पढ़ा है तो यहाँ से आप एक रेफरेंस ले सकते हो। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, 3 कंपोनेंट ऑफ मैप होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। किसी भी मैप के बारे में बताना है तो बताना पड़ेगा पहली चीज़ की 2 चीज़ें कितनी दूर है, ठीक है, दूसरी चीज़ किस डायरेक्शन में है, और तीसरा उसका सिंबल है, मतलब वो है क्या एक्चुअली। एग्जाम्पल एक मैप है, यहाँ से होम है, यहाँ से स्कूल है, तो आप बताओ कितनी दूर है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपका स्कूल और ये जो होम है कितनी डायरेक्शन में, नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में है। और तीसरी चीज़ होम आप कैसे दिखा रहे हो और स्कूल आप कैसे दिखा रहे हो फोटो से। ये 3 पार्ट होते हैं उसके। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। डिस्टेंस के बारे में बोल रखा है कि ये स्केल, पहले बात बताएं स्केल का मतलब क्या होता है। स्केल मतलब होता है कि रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड टू द डिस्टेंस ऑन द शोन ऑन द मैप। मतलब ये है कि मान के चलिए कि आपका हाउस है, यहाँ पे आपका स्कूल है, यहाँ ये है 10 किलोमीटर का, लेकिन आपका जो मैप में दिखा रखा है वो दिखा रहा है 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर बोलेगा 5 किलोमीटर, तो आप 5 किलोमीटर का पन्ना नहीं लेके आओगे ना, 1 सेंटीमीटर दिखा दोगे कि भाई यहाँ से घर से स्कूल है, इतना ही बहुत है। तो ये बोल रखा है एग्जाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। इफ यू शो 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप विल शो 5 किलोमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दिखाएगा मैप को दिखाने के लिए। वैन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज आर टू बी शोन, उसको हम स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं, मतलब बड़ी चीज़ को छोटा दिखाना। स्मॉल एरिया लाइक विलेज को दिखाना है तो उसको हम लार्ज स्केल मैप में हम उसको मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। डायरेक्शन मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन। यहाँ पे बहुत सारे मैप में हमेशा एक एरो बना होता है, उसको बोलते हैं, जैसे हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, अपर राइट कॉर्नर एरो शो द नॉर्थ डायरेक्शन कॉल द नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द अर्थ यू कैन फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन, एग्जांपल ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सब चीज़ें। उसके बाद बात करते हैं तो
यहाँ पे 4 डायरेक्शन है। इसका बस डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपको पता लगना चाहिए ना कि आपका, अगर आप मानिए आउट साइड में खड़े हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि प्लेग्राउंड उसके नॉर्थ में है कि नहीं है, उसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड होता है, जैसे एक और चीज़ मेंशन की, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। और आप देखिए, एक बार आपने मैप बना दिया, वो मैप तो रोटेट या घूमेगा फिरेगा नहीं, जो डायरेक्शन बना दी वैसे बना दी, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए आपके पास कंपास है। कंपास आपको लाइव लाइव लोकेशन है, लाइव डायरेक्शन बताता है, ठीक है। या वीडियो में कुछ ग्लिच आ गया था तो बंद हो गया था। तो हम पढ़ रहे थे कि कार्डिनल पॉइंट के बारे में। कार्डिनल पॉइंट नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट को बताते हैं, बोलते हैं, पर या माइक्रोफोन ऑन है, ठीक है। तो अगला पॉइंट आता है सिंबल। सिंबल क्या होता है कि थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कि किसी मैप को आपको प्रूफ दिखाने के लिए, तो एक्चुअल शेप तो बना नहीं सकते हो सही, लेकिन आप बताओ कैसे कि पर्टिकुलर चीज़ बिल्डिंग है, रोड है या ब्रिज है, क्या है, तो वो एक सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे मानिए कि आपको कोई भी चीज़, नदी और सब चीज़ बतानी है तो आप ऐसे ब्लू यूज़ कर लो, पेड़ दिखाना है तो आप ऐसे यूज़ कर लो। तो ये ज़रूरी होता है ताकि आपको एक बल्ट मैप है, अगर आप सबको पॉइंट 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 बोलोगे तो पता कैसे लगे कौन सा घर है, कौन सा पहाड़ है, कौन सा नदी है, कौन सा नाला है। तो उसके लिए हम अलग अलग उसके सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो हर एक कंट्री सेम सिंबल यूज़ करती है। कन्वेंशनल सिंबल सब लोग इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे बेस पे यूज़ इसलिए करते हैं ताकि अगर एक मैप जापान से जा रहा है अमेरिका, तो पता लगना चाहिए ना कि इसका मतलब क्या है। पता चले जापान वाले बोल रहे हैं ये पहाड़ है और अमेरिका वाले बोल रहे हैं ये पहाड़ है, तो ऐसे फिर नहीं हो पाएगा। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन एक है और वो उससे हम यूज़ करते हैं ए कॉमन शिप्स। तो 3 पार्ट थे यहाँ पे कंपोनेंट के मैप के। एक डिस्टेंस था, एक डायरेक्शन था, एक सिंबल था। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक दो चीज़ और मेंशन कर रखी है यहाँ पे। एक स्केचिंग। स्केचिंग क्या होती है? एक ड्राइंग होती है बेस्ड ऑन मेमोरी, याद रखिएगा, एक मेमोरी की बेस में होती है। इस ऑन स्पॉट ऑब्जर्वेशन होता है, अपने अचानक से किसी को देखा, आपने मोस्टली क्राइम सीन्स में, क्राइम एपिसोड्स में देखना है कि एक कोई भी बंदा होता है, उसको अचानक से देखते हैं, बोलते हैं कि ठीक है मुझे याद है उसका चेहरा ऐसा ऐसा था। तो ऑन स्पॉट बेस्ड ऑन मेमोरी है, नॉट टू स्केल है, स्केलिंग नहीं करते हैं, ऊपर नीचे छोटा मोटा बड़ा हो सकता है। और अगला चीज़ होती है प्लान। प्लान मतलब ये होता है, देखिए कि आप मान लीजिए एक छोटा सा एक एरिया है और बड़ा सा छोटा सा एरिया है और आप एक पेपर में बना रहे हैं पूरा एग्जाम्पल कि आप विलेज को बना रहे हो। तो आपको पता है कि ये हाउस है, लेकिन एक हाउस की लेंथ पर डायरेक्शन क्या है, तो उसको बनाने के लिए आपको एग्जैक्ट कि कितना लेंथ और कितना ब्रेथ हम लेके चलेंगे, तो इसके प्लान, उसको हम बोलते हैं प्लान। देखिए क्या लिखा था, प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट इन्फॉर्मेशन बट सर्टन थिंग्स विच मे बी समटाइम वांट टू नो। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ और ब्रेथ चाहिए एक रूम का, विच कैन नॉट बी शोन ऑन अ मैप। आपने मैप बना लिया, आपने बोला ये एक घर है, लेकिन लेंथ ब्रेथ तो मिल नहीं रही है, तो उसके लिए हम प्लान वाला मैप यूज़ करते हैं। इस टाइम वी कैन रीड्राइंग द स्केल, वी कैन रीड्रॉ ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल प्लान। ये है कि आप एक मैप लोगे, बोलोगे ये भाई मेरा घर है। आर्किटेक्चर मोस्टली यूज़ करते हैं, उसको प्लान बोलते हैं। इतना याद रखना। ये एक्सरसाइज रखिए, इसके एमसीक्यूज कर लीजिएगा अगर आपको टाइम मिले अपने पास बुक से। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जिसको बोलते हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। क्या क्या दे रखा है इसमें? द सर्फेस ऑफ अर्थ एक कॉम्प्लेक्स यूनिट, सबको पता है। 3 मेन कंपोनेंट होते हैं ठीक है, जो इंटरेक्ट करते हैं। सॉलिड पोर्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें हम रहते हैं, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। गैसियस है लेयर है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तीसरा वाटर का पार्ट, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एटमोस का मतलब होता है वेपर, और ह्यूड्रो का मतलब होता है वाटर। इन 3 को मिलाते हैं तो बनता है बायोस्फीयर। इसको बोलते हैं बायोस्फीयर लाइफ, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये बायोस्फीयर होता है, ठीक है। अब बायोस्फीयर एक नैरो जोन है, ठीक है, छोटा जोन है भाई। बहुत बड़ा लिथोस्फीयर है, बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है और बहुत बड़ा ही हाइड्रोस्फीयर है, तो उसका छोटा पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वो है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर एक नैरो जोन है, लैंड वाटर एयर का एक साथ मिला के, कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सारी फॉर्म ऑफ लाइफ कंटेन, मोस्टली ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या रखा है? सॉलिड पोर्शन, याद रखिए सॉलिड पोर्शन होता है लिथोस्फीयर, लिथ मतलब स्टोन। इसमें रॉक्स होते हैं अर्थ क्रस्ट के, थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है, न्यूट्रंस होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, उसमें सस्टेन करते हैं ऑर्गेनिज्म। 2 मेन डिवीज़न होते हैं, एक होते हैं बड़ा लैंड मास जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट, एक होता है ह्यूज वाटर बॉडी जिसको बोलते हैं ओशन बेसिन। ऑल ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड। इसीलिए हम कोई भी जो भी एल्टीट्यूड लेते हैं वो हम सी लेवल से लेते हैं। किसी भी कॉन्टिनेंट की ऊंचाई कितनी है, कौन सा प्लेट्यू कितना ऊपर है, वो हम सी लेवल से इसलिए लेते हैं क्योंकि सारे सी कनेक्टेड हैं। तो ऑन पूरा जो वो एक बेसलाइन बन जाती है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ प्रेशर, डिफरेंट ऑफ हाइट से वो सारा कुछ बराबर हो जाता है। ये एक मैप दे रखा है, इसमें बता रखा है कि आपका इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, और आपका सदर्न ओशन है, और आर्कटिक ओशन है। बाकी 7 कॉन्टिनेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। इसके बारे में पढ़ते हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक जैसे माउंट एवरेस्ट है, इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, 8848 मीटर की है। ये सी लेवल के ऊपर है। और ग्रेटेस्ट जो डेप्थ है, सबसे गहराई में जो अभी तक फाइंड आउट की गई है, वो मारियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में, 11,000 मीटर पे, दैट मीन्स 11 किलोमीटर। तो इसमें एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, जस्ट जी की चीज़ है
कि माउंट एवरेस्ट पे कौन गया था। तो सबसे पहले देखा जाए, सबसे पहले कौन चढ़ा है वर्ल्ड में, एडमंड हिलेरी और नॉर्गे शर्पा। तो मेल में हो गया। फीमेल में बात किया जाए तो जोंको तेबई सॉरी जिनके तेबई और जवान की। और इंडिया की बात की जाए लेडीज़ में तो बछेंद्री पाल, इन्होंने ये फीट हासिल की है। बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। कॉन्टिनेंट में 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज सेपरेटेड हैं। इसको एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सबसे मतलब जो ग्रेटर पार्ट है, जो बड़ा सबसे मेजर पार्ट है, वो जो कॉन्टिनेंट का है, अर्थ लैंड का है, वो आपका नदर्न हेमिस्फीयर में है। सदर्न हेमिस्फीयर में आपका कम लैंड मास है। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा पार्ट साउथ अमेरिका का है, थोड़ा सा अफ्रीका का पार्ट है, इधर मेजर लैंड है। इसलिए जब आगे पढ़ोगे आप जाके कि हीट का इशू और साइक्लोन और टेम्परेचर के जो भी वेरिएशन है, वो सारा चीज़ें आपको नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा फेसिंग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लैंड मास है। तो कॉन्टिनेंट के बारे में क्या रखा है इन्होंने कि ग्रेट पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। एशिया के बारे में बात करें, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, कवर 1/3 ऑफ द टोटल लैंड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। एशिया और यूरोप सेपरेट होता है उराल माउंटेन से। यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिला के बोलते हैं। सेकंड, यूरोप वेस्ट ऑफ एशिया होता है, एशिया ये है तो उसके वेस्ट में यूरोप है। आर्कटिक सर्किल पास करती है, इसकी बाउंड बाय द वाटर ऑन द 3 साइड्स। ठीक है, आर्कटिक सर्किल पास करती है, यूरोप को 3 साइड से पानी से बाउंडेड है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो ये क्या है, पेनिनसुला है, तो इस पर एक MCQ बन सकता है। थर्ड, अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट है। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे भी पास होती है, ऑलमोस्ट मिडिल पे जाती है। पहला अकेला एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसमें टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होती है। सहारा डेजर्ट सबसे दुनिया का जो सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट नहीं, हॉट डेजर्ट में आप पढ़ोगे तो डेजर्ट 2 टाइप के होते हैं, हॉट और कोल्ड। ऐसे ही कंडीशन ड्राई और वेट में भी होते हैं। तो जो सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है वो अफ्रीका में है। कॉन्टिनेंट बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशंस एंड सी। तो कॉन्टिनेंट है, उसके आसपास सी और ओशंस रहते हैं। वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, वो भी अफ्रीका से ही जाती है। फिर बात करते हैं, देखिए ये सेकंड नंबर पे नहीं है, अभी उसकी लिस्ट आपको दिखा देंगे लिस्ट क्या है। नॉर्थ अमेरिका थर्ड है सबसे बड़ा। साउथ अमेरिका से लिंक्ड है, वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, एक छोटी सी लैंड की स्ट्रिप है। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इसकी स्ट्रिप ऑफ लैंड है, उसको बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस क्या होती है? एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू बिग लैंड मासेस। ठीक है, वैसे ही स्ट्रेट के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट देखिए यहाँ पे स्ट्रेट दे रखा है। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर है, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होगा जो 2 बड़े वाटर बॉडीज़ को, जो सी या ओशन को कनेक्ट करा होगा। जैसे इंडियन ओशन यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो इन दोनों कनेक्ट कर रहा है स्ट्रेट। लैंड को जो कनेक्ट करता है, यहाँ पे पूरा पूरा लैंड होता है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग 2 लैंड मासेस, इस्थमस बोलते हैं उसको। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लिंक टू सदर्न अमेरिका बाय वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, इस्थमस ऑफ पनामा यहाँ पे जगह है। कॉन्टिनेंट ठीक है, इसमें बोल रखा है कि जो अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ में रहता है और वेस्ट हेमिस्फीयर में रहता है, बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट में। और 3 ओशन सराउंड करते हैं उसको, इधर पैसिफिक ओशन है, ऊपर आर्कटिक ओशन है, इधर आपका अटलांटिक ओशन है। ठीक है, साउथ अमेरिका की बात की जाए तो साउथ अमेरिका आपके सदर्न हेमिस्फीयर में रहता है। एंडीज जो माउंटेन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन, सॉरी नॉट बड़ी, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी माउंटेन एंडीज, वो इसके थ्रू जाती है, नॉर्थ टू साउथ रहती है सदर्न अमेरिका में। ठीक है, और वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिवर है अमेजन रिवर, वो भी यहाँ पे फ्लो करती है, एंडीज माउंटेन यहाँ पे ऐसे करके है। ऑस्ट्रेलिया की बात की, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट इंटायरली सदर्न हेमिस्फीयर में है, सराउंडेड ऑल साइड बाय ओशंस एंड सी। इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्योंकि चारों तरफ से ये पानी से ढका हुआ है, पानी से कवर्ड है। ये देखिए चारों तरफ पानी है, तो इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इसके बारे में बाद में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका या अंटार्कटिका, कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है, ह्यूज कॉन्टिनेंट है, सदर्न पोल ऑलमोस्ट सेंटर है इस कॉन्टिनेंट के, परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट। नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, टेम्परेरी सेटलमेंट है, लोग जाते हैं टेस्ट रिसर्च और सब चीज़ें करते हैं, जिनको क्रायोजेनिक एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है और करके आ जाते हैं, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। कंट्री हैव रिसर्च स्टेशन जैसे मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, तो याद रखना पड़ेगा आपको, जो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में है, मैत्री माता और दक्षिण गंगोत्री साउथ की गंगोत्री, तो ये दोनों चीज़ें अंटार्कटिका में इंडिया का रिसर्च स्टेशन है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या बात है? अर्थ ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, मोर देन 71% उसका जो है पानी है, 29% उसका लैंड है, जो कि आपको दिख रहा है। हाइड्रोस्फीयर इज़ द वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर का मतलब ये है कि हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब पानी, स्फीयर जितना पूरा पानी किसी फॉर्म हो, भले वो ओशन हो, ब्रश वाटर हो, आइस हो, जो भी हो,
ठीक है। हाइड्रोस्फीयर इज द वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, रनिंग वाटर ओशन में, रिवर, लेक्स, आइस, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर, सब मिला के हाइड्रोस्फीयर बनता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि 97.2% अराउंड 97% अर्थ का जो पानी है वो ओशन में है, मतलब पानी सारा ओशन में है। उसके बाद जो बचा आपका 2.8% है, उस 2.8% जो आपका क्या है कि देखिए जो बचा कितना है 2.8%, वो आपका आइस शीट, ग्राउंड वाटर और फ्रेश वाटर सब मिला के। तो जो 97% जो आपका ओशन में है, टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट जो रिमेनिंग बचा है आपका, वो आइस शीट, ग्लेशियर, अंडर द ग्राउंड, और स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल है फ्रेश वाटर के लिए। तो याद कर लीजिए 0.03% फ्रेश वाटर हमारे पास पूरे अवेलेबल पानी में से फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक। ब्लू प्लैनेट फेस ऑफ वाटर आपको पता है, ये है आपका लिस्टिंग कि कौन से कंट्री किस ऑर्डर में कितना बड़ा है। सबसे पहले बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप, सबसे छोटा आता है ऑस्ट्रेलिया। ओशंस के बारे में बात करते हैं। ओशंस मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर में सबसे ज़्यादा ओशंस है, आपने पढ़ा था भी 97.2% है। ऑल इंटरकनेक्टेड हैं, ऑलवेज मूव, हमेशा मूव करते रहते हैं। 3 चीफ मूवमेंट रीजन से ये मूव करते हैं, पहला वेव्स, दूसरा टाइड्स और तीसरा ओशन करंट। 5 मेजर ओशन है इसमें, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। इसका साइज का ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, सेकंड अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन थर्ड में आता है, सदर्न ओशन फोर्थ में आता है और आर्कटिक सबसे छोटा ओशन है। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट स्प्रेड 1/3 ऑन द अर्थ, मॉन्टर जैसी का पार्ट होता है, डीपेस्ट पार्ट है जो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, लाइज इन द नॉट डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ का, मतलब आप कह सकते हो कि जहाँ पे हम लोग सबसे डीपेस्ट पॉइंट में खोजा है मॉन्टर रेंज है वो, लाइज इन द पैसिफिक ओशन ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सब सराउंड करते हैं इसको। दूसरा बात किया जाए तो आपका अटलांटिक ओशन है, क्या अटलांटिक ओशन है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, एसएप ओशन है, फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, लेफ्ट में आपका नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है वेस्टर्न साइड पे, और यूरोप और अफ्रीका ईस्टर्न साइड पे। कोस्टलाइन ऑफ अटलांटिक एशिया हाईली इंडेंटेड, हाईली टूटी फूटी है, इंडेंटेड बोलते हैं उसका, इरेगुलर है, इंडेंटेड कोस्टलाइन है, इंडेंटेड होगी तो आइडियल लोकेशन है नेचुरल हार्बर्स की, हार्बर अच्छे बनते हैं, फूड फिशिंग होती है और हेल्प करता है ट्रेड में भी। उसके बाद इन्होंने दे रखा है सदर्न ओशन जो है इंसर्कल करता है कंटेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 6 डिग्री साउथ ऑफ लैटिट्यूड।